सभी विद्यार्थियों और मित्रों को मेरा नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 20 के अंतर्गत मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत जिस विषय बिंदु पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इस पूरे विषय बिंदु को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान के प्रथम बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम एक परिचय, एक संक्षिप्त जानकारी है वो जानने का प्रयास करेंगे। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी डलहौजी की साम्राज्यवादी सोच और डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति पर। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने जिन नीतियों और जिन कार्यों को अंजाम दिया वो नीतियां और कार्य किस प्रकार की थी, उनका स्वरूप क्या था, इसकी बात हम तीसरे बिंदु के अंतर्गत करेंगे। बाद में अंत में चौथे बिंदु के अंतर्गत हम लॉर्ड डलहौजी की नीतियों और कार्यों का मूल्यांकन करेंगे और ये देखेंगे कि उन्होंने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक की, भारतीय जनता और भारतीय राज्यों पर लॉर्ड डलहौजी की नीति का क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम उसके मूल्यांकन के माध्यम से समझने का प्रयास है वो करेंगे। तो आज का हमारा व्याख्यान है वो पूरी तरह से लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी सोच, उसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए किए गए साम्राज्यवादी अभियानों पर केंद्रित है, जिसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लॉर्ड डलहौजी के परिचय से। अब हम लॉर्ड डलहौजी के जब हम परिचय की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित कुछ बातें हैं वो हमारे लिए जानना और समझना बेहद आवश्यक है। तो लॉर्ड डलहौजी के अगर हम पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का जन्म 1812 ईस्वी में स्कॉटलैंड में एक अभिजात परिवार में हुआ था। अर्थात उसका परिवार था वो अभिजात वर्तीय का था, यानी विशेष अधिकारों का समर्थक था। एक प्रकार से वो श्रेष्ठता की नीति में उसका परिवार है वो विश्वास करता था। तो बचपन से ही उसका लालन पालन है वो अभिजात वर्गीय वातावरण में होता है और अभिजात वर्गीय वातावरण में होने के साथ साथ लॉर्ड डलहौजी ने ही बचपन से समृद्धि देखी थी। अर्थात उसका जो पारिवारिक जीवन है और उसका जो बचपन है या उसकी शिक्षा दीक्षा है वो संपन्नता के परिवेश में हुई थी। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी में जो कार्य करने का पोटेंशियल है बहुत जबरदस्त था, यानी उच्च स्तर पर था। उसकी कार्य क्षमता असीमित थी। उसको कोई भी कार्य जब उसको किसी हाथ में दे दिया जाता था तो उस कार्य से वो पीछे नहीं हटता था, बल्कि पूरी शिद्दत के साथ और पूरी क्षमता के साथ और उसको अंतिम परिणाम पहुंचाने तक वो उस कार्य को करने में विश्वास रखता था। इसके अलावा जिस किसी भी कार्य को लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता उस कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में वो पूरी जानकारी जुटाता था। अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी उद्देश्य को तय करने से पहले वह उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने में विश्वास रखता था। तो इसलिए यह कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी एक विस्तृत जानकारी अर्जित करने के लिए भी प्रसिद्ध था। इसके अलावा जब उसमें इंग्लैंड में विभिन्न पदों पर कार्य किया, चाहे वो बोर्ड ऑफ ट्रेड के सदस्य के रूप की बात करें या अन्य किसी प्रशासनिक दायित्व का जब उसने इंग्लैंड में निर्वहन किया, तो उसकी छवि एक ईमानदार अधिकारी के रूप में थी, एक ऐसे अधिकारी के रूप में थी जो पूरे पोटेंशियल के साथ काम करता था, जिसके काम में किसी भी प्रकार की कमी की या त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती थी। अर्थात उसको जिस काम को दे दिया जाता था, उस काम को जिस उद्देश्य के लिए उसे नियुक्त किया जाता था, उस उद्देश्य को अवश्यंभावी रूप से पूरा होना था, क्योंकि यह लॉर्ड डलहौजी का पोटेंशियल था, लॉर्ड डलहौजी की कार्य क्षमता थी, जिसके आधार पर वो समस्त कार्यों को संपादित कर देता था। समृद्ध होने के साथ साथ लॉर्ड डलहौजी है वो निरंकुश था। अर्थात एक बार जिस किसी कार्य का नेतृत्व उसको दे दिया जाता था उसको पूरी मन के साथ और पूरे निरंकुशतावादी तरीके से वो लागू करने में विश्वास करता था। वो किसी भी दबाव में या प्रेशर में काम करना पसंद नहीं करता था। तो ये तो लॉर्ड डलहौजी का एक स्वाभाविक जीवन परिवेश हो गया, उसकी पारिवारिक समृद्धि जिसमें वो पला बढ़ा, इसके बारे में ये हमारी जानकारी होगी। जब 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है उस समय केवल वो 36 वर्ष की आयु का था। यानी 36 वर्ष की आयु का मतलब वो उस समय एक प्रकार से युवा अधिकारी के रूप में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। भारत का गवर्नर जनरल बनने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सबसे बड़ा प्राधिकारी था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त मामलों के सैनिक असैनिक मामलों का नियंत्रण करना था और वो उसका सबसे बड़ा प्राधिकारी था। और जब वो 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया तो उसने सबसे पहले यहाँ गवर्नर जनरल पद पर आने से पहले संपूर्ण भारत के संदर्भ में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार से साम्राज्य को विस्तार किया था, जिस प्रकार से भारत में अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए इसके पूर्ववर्ती गवर्नर
जनरलों ने जिन नीतियों का अनुकरण किया था उसका अच्छे प्रकार से अध्ययन है वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। जैसा कि लॉर्ड डलहौजी का स्वभाव यह था कि जिस किसी काम को हाथ में लेने से पहले वह उस काम से संबंधित सारी जानकारी है वो जुटाने में विश्वास रखता था, अर्थात उसके पास इंफॉर्मेशन पूरी तरह की होती थी ताकि किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में, किसी भी प्रकार की योजना को लागू करने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश है वो नहीं रह जाए। तो इस प्रकार के थे लॉर्ड डलहौजी। अब हम लॉर्ड डलहौजी जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं 1848 ईस्वी में, तो लॉर्ड डलहौजी विक्टोरियन युग के एक साम्राज्यवादी सोच वाले व्यक्ति थे। विक्टोरियन युग का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो विक्टोरिया थी, और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने पूरी दुनिया में इंग्लिश साम्राज्य के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए जोर शोर से नीति का समर्थन किया था। और लॉर्ड डलहौजी उसी विक्टोरियन युग के साम्राज्यवादी सोच को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति था। और जब 1848 ईस्वी में जब वो भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया, और जैसा कि मैंने कहा है कि गवर्नर जनरल पद पर बनकर आने से पहले जब उसको ये था कि उसकी गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति होने वाली है, और गवर्नर जनरल के पद पर जब नियुक्ति हो गई तो भारत आने से पहले उसने भारत से संबंधित राजनीतिक स्थिति के बारे में समस्त जानकारी जुटा ली थी। वो साम्राज्यवादी सोच का व्यक्ति था, और डलहौजी का ये मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भारत में जाकर के ब्रिटिश साम्राज्य का यानी अंग्रेजी साम्राज्य की राजनीतिक सीमाओं का प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा विस्तारित करना है, उसकी सीमाओं की रेखाओं को ज़्यादा चौड़ा खींचना है, अर्थात उसको संकुचित दायरे में नहीं रखना है। तो लॉर्ड डलहौजी इसी साम्राज्यवादी सोच और इसी साम्राज्यवादी नीति को लेकर के आया था। अगर हम उसकी साम्राज्यवादी सोच और नीति को थोड़ा विस्तार से देखें तो वो स्कॉटिश मनोवृत्ति की उसमें प्रधानता थी। और स्कॉटिश मनोवृत्ति की क्या तात्पर्य यह है कि इंग्लैंड में जो स्कॉटलैंड के लोग हैं वो साम्राज्यवादी श्रेष्ठता में विश्वास करते थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य के गौरव की अभिवृद्धि के लिए लगातार प्रयास करने में विश्वास करते थे, और ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारित सीमाओं से उनके अहम को संतुष्टि मिलती थी, अर्थात उसमें वो गर्व का अनुभव करते थे। और इसी ब्रिटिश स्कॉटिश मनोवृत्ति की प्रधानता है वो लॉर्ड डलहौजी की सोच में थी, लॉर्ड डलहौजी की नीतियों में थी। इसके अनुसार वह जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया तो वह यह चाहता था कि मुगलों की जो सर्वशक्ति है उसके मुखेटों को तोड़ा जाए, अर्थात मुगलों की जो नाम मात्र की जो सर्वोच्चता इस देश में विभिन्न देशी रियासतों के द्वारा जो अपनाई जाती है, उस मुगलों की सर्वोच्चता के मुखौटों को पूरी तरह से हटा दिया जाए, और भारत की अगर कोई एक सर्वोच्च शक्ति है जिसकी श्रेष्ठता का दावा किया जा सकता है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी होनी चाहिए, अर्थात ब्रिटिश सर्वोच्चता को ही स्वीकार किया जाए। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के लिए डलहौजी है वो तैयार नहीं था। इसके अलावा डलहौजी ने भारत के संदर्भ में जो नीति तय की वो ये थी कि वो मुगल सर्वशक्ति के मुखौटों को तोड़ा जाए, और जो भारतीय राज मुगलों के उत्तराधिकारी होने का दावा करते थे यानी मुगलों को ही अपनी सर्वोच्च शक्ति के रूप में मानते थे, उनको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। डलहौजी की इसके अलावा साम्राज्यवादी नीति और सोच को उसके इस महत्वपूर्ण वक्तव्य से भी समझा जा सकता है जब उसने भारत आने के बाद ये कहा कि स्वस्थ और बुद्धिमत्तापूर्ण नीति के अनुसार कंपनी का यह कर्तव्य है कि वह अधिक राजस्व को और प्रदेश को प्राप्त करने का कोई भी अवसर जैसे भी हो और जिस किसी भी समय पर ऐसा अवसर आन पड़े जब किसी राजस्व को बढ़ाने के लिए किसी प्रदेश को हस्तगत करना आवश्यक हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वह अवसर है वो नहीं गंवा देना चाहिए। वह शुरू से ही इस बात पर आमादा था कि जितने बड़े इलाके पर संभव हो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही वो भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आया तो उसने शुरुआत में ये घोषणा कर दी थी कि भारत के देशी राज्यों का खात्मा अब केवल कुछ समय की बात है। इस प्रकार उसकी साम्राज्यवादी सोच और उसकी साम्राज्यवादी नीतियों को इन वक्तव्यों के माध्यम से समझा जा सकता है। लेकिन डलहौजी ज्यादा से ज्यादा जो देशी राज्यों को ब्रिटेन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्यों लाना चाहता था, इसके पीछे जो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था क्योंकि डलहौजी स्वयं बोर्ड ऑफ ट्रेड का सदस्य रह चुका था और डलहौजी का यह मानना था कि जितने भी जो देशी राज्य हैं जिन्होंने ब्रिटेन की अधीनता स्वीकार की है या ब्रिटेन के वो मित्र के रूप में रहे हैं
उनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों के लिए यानी अंग्रेजी साम्राज्य की अभिवृद्धि के लिए जितना सहयोग संभव बन पड़ता था उतना संभव सहयोग ले लिया गया है। अब इनको ज्यादा स्वतंत्र रूप से बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी का जो सोच थी वो ये थी कि अब अपना काम निकल गया, अब इन देसी रियासतों के राजाओं को बनाए रखने से कोई फायदा नहीं है, और इन देसी रियासतों के राजाओं को जब अधीनस्थ रूप से पूर्ववर्ती गवर्नर जनरलों ने जो बनाए रखा गया है उसके कारण से जो ईस्ट इंडिया जो ब्रिटेन का जो सामान है जो कि इन राज्यों में अधिक अच्छी तरीके से बिक सकता है, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को और अधिक समृद्धि मिल सकती है अगर ज्यादा से ज्यादा इस भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया जाए। डलहौजी यहाँ पर यह मानता था क्योंकि ये भारतीय राज्य है, ब्रिटिश सामान को खपाने के लिए या ब्रिटेन के सामानों को अपने यहाँ बेचने के लिए उतना संरक्षण उतनी सुविधाएं नहीं दे रहे क्योंकि कानून और व्यवस्था की स्थिति का वो ठीक से पालन नहीं कर रहे, जिसके कारण से ब्रिटिश सामान को बेचने में यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो लॉर्ड डलहौजी की पूरी जो सोच है वह इस आधार पर थी, वो क्यों ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश से प्रत्यक्ष अधिकरण में ज्यादा से ज्यादा भारतीय राज्यों को लेना चाहता था। उसके पीछे उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वो ब्रिटेन के जो सामानों के लिए भारत को एक संपूर्ण बाजार में तब्दील करना चाहता था, अर्थात भारत का कोई भी ऐसा इलाका नहीं रहे जो कि जहां पर ब्रिटिश सामान है उसको आसानी से नहीं बेचा जा सके। तो एक प्रकार से वह शुद्ध व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, शुद्ध रूप से वो ब्रिटेन के उपयोगितावादी दृष्टिकोण है उसकी नीति से परिचालित था, इसके अलावा पूंजीवादी हितों की पूर्ति कर रहा था। और चूंकि वो बोर्ड ऑफ ट्रेड का सदस्य हो रह चुका था इसलिए उसको ये एहसास था कि किस प्रकार से ब्रिटेन के सामान की ज्यादा से ज्यादा खपत है वो भारतीय उपमहाद्वीप में की जा सकती है, और भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सामान की ज्यादा से ज्यादा खपत सिर्फ इस आधार पर की जा सकती है कि अगर इन देसी रियासतों को जिनको कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधीनस्थ अपना सहयोगी और सहायक संधि के माध्यम से अपने अधीन कर रखा है उनका अब पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए उनकी इस व्यवस्था को, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन राज्यों का प्रत्यक्ष अधिग्रहण कर लेना चाहिए ताकि ब्रिटिश सामान ज्यादा से ज्यादा इन राज्यों में बेचा जा सके। क्योंकि जब प्रत्यक्ष ब्रिटिश अधिग्रहण हो जाएगा तो लॉर्ड डलहौजी का यह मानना था कि उनमें उसी प्रकार से ब्रिटिश कानून ब्रिटिश शासन व्यवस्था लागू होगी जिससे आसानी से ब्रिटिश सामानों को इन क्षेत्रों और देशों में आसानी से बेचा जा सकेगा। तो लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी सोच और नीति के पीछे ये अंतर्निहित उद्देश्य छिपे हुए थे जिनको पूरा करने का उसने हर संभव प्रयास किया। और लॉर्ड डलहौजी की भारत के संदर्भ में जो भी साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए जो भी अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई गई उसको इसी उद्देश्य के संदर्भ में हम भली प्रकार से समझ सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने कौन से प्रयास किए, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो प्रयास किए गए उसको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक प्रयास उसने ये किया कि शक्ति के द्वारा जो राज्य ब्रिटेन की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है उनको शक्ति के बल पर कुचला जाए और उनको ब्रिटेन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया जाए। और दूसरा उपाय उसने अपनाया जिसे कहते हैं शांति की नीति, अर्थात शांति के माध्यम से आसानी से थोड़ा बहुत दबाव डाल करके ज्यादा से ज्यादा देसी रियासतों को भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया जाए। तो जब हम लॉर्ड डलहौजी की भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए जो प्रयास किए गए उसके संदर्भ में जब हम नीतियों का विश्लेषण करते हैं तो उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई उस प्रक्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो शक्ति की नीति और दूसरा है शांति की नीति। सबसे पहले शक्ति की नीति का तात्पर्य यह है कि जो राज्य है प्रत्यक्ष ब्रिटिश अधिग्रहण में आने को तैयार नहीं है, या जो राज्य ब्रिटेन की संप्रभुता के लिए चुनौती है, या जो ब्रिटेन की व्यापारिक अधिकारों को चुनौती दे रहा है, जहां पर ब्रिटिश सामान को बेचा नहीं जा सकता और जहां पर सहायक संधि के सारे प्रयास निष्फल हो गए हैं, जिसने ब्रिटेन की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया है, उस राज्य पर प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई की जाए और प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई के माध्यम से उस राज्य के शासक का अस्तित्व समाप्त करके उस राज्य को प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया जाए। तो इस शक्ति की नीति को लॉर्ड डलहौजी ने जब भारत आया तो पंजाब के संदर्भ में अपनाया। जब द्वितीय आंग्ल
पंजाब युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848-49 ईस्वी में, तो लॉर्ड डलहौजी ने आक्रामक सैन्य कार्रवाई करके पंजाब को प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया। तो सबसे पहले 1849 ईस्वी में पंजाब को सैनिक कार्रवाई के द्वारा प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया, और इसके बाद में 1850 ईस्वी में सिक्किम पर आक्रमण करके सिक्किम के एक समृद्ध क्षेत्र है दार्जिलिंग है, उस पर कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा 1852 ईस्वी में निचले बर्मा पर भी एक सैनिक कार्रवाई के माध्यम से निचले बर्मा को प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। इसके अलावा जो हैदराबाद के निजाम है उससे बरार का प्रदेश ले लिया गया सैनिक कार्रवाई के माध्यम से, क्योंकि बरार का प्रदेश उस समय कपास उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, और वहां से इंग्लैंड में कच्चे माल के रूप में कपास की बहुत ज्यादा मांग थी। तो ब्रिटेन को कच्चे माल की पूर्ति करने के लिए बरार जैसे प्रांत का प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में रहना जरूरी है। तो यहाँ पर चाहे वो पंजाब की बात करें हम, चाहे सिक्किम के दार्जिलिंग की बात करें, या निचले बर्मा की बात करें, या हम बरार क्षेत्र की बात करें, तो डलहौजी ने इनको चाहे शक्ति के बल पर जीता हो, लेकिन उसका उद्देश्य यह था कि इन क्षेत्रों में ब्रिटिश सामान की ज्यादा से ज्यादा खपत की जाए। ब्रिटिश के औद्योगिक जैसे कि सामान है उसके लिए यह क्षेत्र एक बाजार के रूप में काम करे। तो यहाँ पर उसने शक्ति की नीति को आजमाया और शक्ति की नीति को सफलतापूर्वक लागू भी किया। तो शक्ति की नीति की जब भी हम बात करेंगे तो पंजाब के संदर्भ में 1849 ईस्वी में उसका अधिग्रहण किया गया, सिक्किम के दार्जिलिंग को 1850 ईस्वी में मिलाया गया, निचले बर्मा को सैनिक कार्रवाई के माध्यम से 1852 ईस्वी में मिलाया गया, और हैदराबादी के निजाम से बरार क्षेत्र 1853 ईस्वी में ले लिया गया। अब हम डलहौजी की साम्राज्य विस्तार के लिए जो दूसरा जो प्रक्रिया है, अर्थात जो दूसरी नीति है, दूसरा उपाय है शांति का उपाय, उस पर चर्चा करते हैं। डलहौजी ने शांति की नीति के तहत 3-4 नीतियों का अनुसरण किया। शांति की नीति का तात्पर्य बगैर किसी सैनिक कार्रवाई के सिर्फ एक थोड़े से डरा धमका करके, थोड़ा सा दबाव डाल करके ज्यादा से ज्यादा भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में लेना, यह लॉर्ड डलहौजी की शांति की नीति थी। जब शांति की नीति से काम चल जाए तो सैनिक कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता, और लॉर्ड डलहौजी ने शांति की नीति पर पूरी तरह से होमवर्क करके इस नीति को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष विस्तार करने के लिए अमली जामा पहनाया, और उसके लिए उसने पूरी योजना तैयार की, पूरी एक रूपरेखा बनाई, और उसके आधार पर इस योजना को अमली जामा पहनाया। जब हम उसकी शांति की नीति की बात करते हैं तो शांति की नीति के तहत उसने 3 उपायों का सहारा लिया। सबसे पहले उसने जिस उपाय का सहारा लिया उसे अपन कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी राज्य विलय का सिद्धांत। इसे हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि जब किसी भारतीय राज्य का कोई शासक बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकार के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उस राजा की मृत्यु होने तक संबंधित राज्य के राजा का कोई वैध उत्तराधिकार नहीं है, तो उस राज्य को राजा के मरने के बाद अगर कोई किसी दत्तक पुत्र को गोद लिया जाता है तो उसको राज्य का वारिस और उत्तराधिकार स्वीकार नहीं किया जाएगा, और बगैर उत्तराधिकारी के मरने वाले जो राजा है उसके राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, राज्य विलय का सिद्धांत। इसे एक बार मैं फिर से आपको समक्ष वापस फिर से दोहरान करता हूं कि राज्य विलय का तात्पर्य यह था कि अगर किसी भारतीय राज्य का कोई शासक स्वाभाविक उत्तराधिकार के बिना मर जाए तो उस राज्य को उत्तराधिकारी चुनने के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं होगा, और उस राज्य को प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले जो भारतीय राज्य विद्यमान थे उनका 3 प्रकार से वर्गीकरण किया। सबसे पहली कैटेगरी में उसने उन राज्यों को रखा जो सदैव से स्वतंत्र रहे थे, जो किसी को कर नहीं देते थे। ये प्रथम श्रेणी के जो राज्य थे, अर्थात जो सदैव स्वतंत्र रहे थे, जो किसी को कर नहीं देते थे, इनको गोद लेने का अधिकार था, अर्थात ये दत्तक पुत्र के माध्यम से अपने राज्य की सत्ता का दावेदार कर सकते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने उन राज्यों को रखा जो राज्य कभी मुगलों और पेशवाओं के अधीन थे और मुगलों और पेशवाओं को कर देते थे, लेकिन अब वो अंग्रेजों के अधीनस्थ हो गए थे। इस द्वितीय श्रेणी के राज्यों को दत्तक पुत्र को गोद लेने से पहले ब्रिटिश प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता थी, और ब्रिटिश प्रशासन अक्सर उन्हें गोद लेने की अनुमति नहीं देता था, अर्थात इन राज्यों का भी प्रत्यक्ष ब्रिटिश साम्राज्य में अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तीसरे श्रेणी में उसने उन राज्यों को रखा
जो राज्य सिर्फ ब्रिटेन के प्रभाव के चलते या अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार की सनदों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के करारों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के समझौते के माध्यम से स्थापित किए थे। तो ये तीसरे श्रेणी के राज्य हैं, इनको तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि गोद लेकर के अपने राज्य के लिए उत्तराधिकार तय करेंगे। अर्थात अगर इनका कोई स्वाभाविक राजा है, बगैर किसी उत्तराधिकार के मर गया, तो इनका ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय होना तय था। तो एक बार मैं फिर से आपके लिए रिमाइंड कर दूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने राज्यों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया। प्रथम श्रेणी के राज्यों को गोद लेने का अधिकार था और ब्रिटेन की सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके आंतरिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करती थी। लेकिन दूसरी और तीसरे श्रेणी के राज्य, जिसे मैंने यहां पर बे और स श्रेणी के राज्य कहा है, उनके गोद लेने के अधिकार को सबसे पहले प्रायर परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों की थी और सामान्यतः इन मामलों में गोद लेने के अधिकार को मान्यता नहीं दी गई और इस श्रेणी के राज्यों को सीधा प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। तो अगर हम इस नीति के तहत बात करें तो सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 ईस्वी में, बगात को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में और नागपुर का 1854 ईस्वी में अधिग्रहण कर लिया गया, क्योंकि इनके शासक की जब मृत्यु हुई तो उनका कोई वैध उत्तराधिकार नहीं था। अर्थात इन शासकों के गोद लिए गए पुत्र के अधिकार को मान्यता नहीं दी गई। तो हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इन संबंधित राज्यों का यानी सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगात, उदयपुर, झांसी, नागपुर का अधिग्रहण कर लिया गया। लेकिन आपके लिए जानना और समझना भी बेहद आवश्यक है कि जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति की बात करते हैं तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ही इस नीति का प्रतिपादक था। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में भारतीय साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को अपनाया था। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। ये उसी प्रकार की बात है जिस प्रकार सहायक संधि के संदर्भ में ये कहा जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली उसका प्रतिपादक था। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली भी वहां प्रतिपादक नहीं था, केवल लॉर्ड, उससे पहले डुप्ले ने सबसे पहले इस नीति को आजमाया, बाद में क्लाइव ने भी उस नीति को आजमाया। लॉर्ड डलहौजी को सिर्फ सहायक संधि के लिए इसलिए श्रेय दिया जाता है क्योंकि उसने उस नीति को बड़े पैमाने पर बड़े व्यवहारिक रूप से लागू किया था, जिसके कारण से ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत तेजी से विस्तार हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक सीमाओं का व्यापक रूप है उसकी उस सुव्यवस्थित सहायक संधि की नीति के माध्यम से दिया गया। उसी प्रकार की बात यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में है। जब कभी एग्जाम में ये पूछा जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति का प्रतिपादक कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी नहीं था। लॉर्ड डलहौजी से पहले 1834 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में बैठे हुए डायरेक्टर हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासकों को और गवर्नर जनरल को ये स्पष्ट निर्देश दे दिया गया था कि अगर किसी भारतीय राज्य का जब शासक की जब मृत्यु होती है और उसका कोई वैध उत्तराधिकारी उस समय तक नहीं है, अर्थात उसकी मृत्यु तक उसके किसी उत्तराधिकार का जन्म नहीं हुआ है, तो ऐसी रियासतों को गोद लेने के अधिकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। अर्थात जिस राज्य का शासक बिना किसी उत्तराधिकार के मर गया, उन राज्यों को आप प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में स्वतः ले लेने का प्रयास करना चाहिए। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1834 ईस्वी में ही इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति का प्रतिपादन कर दिया गया था और उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो 1834 ईस्वी में जो नीति निर्धारित की थी, उसके तहत 1840 ईस्वी में सबसे पहले मंडावी को 1842 ईस्वी में, इसके अलावा 1839 की बात करूं तो मैं सबसे पहले मांडवी को, यानी मांडवी जो गोवा में स्थित है, उस राज्य का प्रत्यक्ष ब्रिटिश अधिग्रहण कर लिया गया। 1840 में कोलाबा और जालोर को मिला लिया गया और 1842 में इसी प्रकार सूरत की जो नवाबी है वो समाप्त कर दी गई, क्योंकि उनके राजाओं की जब मृत्यु हुई तो उनका कोई वैध उत्तराधिकार नहीं था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत मंडावी का विलय किया जा चुका था लॉर्ड डलहौजी से पहले, कोलाबा, जालोर और इसके अलावा सूरत के जो नवाब है उसकी नवाबी का पद है वो समाप्त किया जा चुका था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को बड़े पैमाने पर लागू किया और बड़े पैमाने पर लागू करके उसको एक सुव्यवस्थित आकार दिया, अर्थात उसको एक फ्रेमवर्क तैयार किया और उस फ्रेमवर्क के तहत ही उसने भारतीय राज्यों का 3 कैटेगरी में विभाजन किया और उसमें उसने ये निर्धारित किया कि कौन सी श्रेणी के राज्य है वो गोद ले सकते हैं और कौन सी श्रेणी के राज्यों को गोद लेने का अधिकार नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के प्रतिपादक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थे। 1834 के निर्देश में इसकी झलक मिलती है और
1839 में मांडवी, 1840 में कोलाबा और जालोर और 1842 में सूरत के नवाब की नवाबी के पद को इसी कारण से समाप्त किया गया था, अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के आधार पर, जिसे हम राज्य विलय का सिद्धांत कहते हैं। बाद में लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को एक सुव्यवस्थित रूप दिया और भारतीय रियासतों में को ज्यादा से ज्यादा प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए उसने हर संभव तरीके से इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को लागू करने का प्रयास किया। लेकिन लॉर्ड डलहौजी को केवल एक ही जगह पर जब करौली राज्य को भी उसने, जो उसका संरक्षित मित्र था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब उसने अधीनस्थ राज्य की श्रेणी में शामिल कर दिया। क्यों कर दिया? सिर्फ इसलिए किया ताकि वो करौली राज्य का भी प्रत्यक्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव क्षेत्र में ला सके। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने करौली राज्य के विलय की अनुमति लॉर्ड डलहौजी को नहीं दी और लॉर्ड डलहौजी को यहाँ पर एक निराशा हाथ लगी। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने जिस किसी भी देसी रियासत के संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार के जो वर्गीकरण किए थे, उसके आधार पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को सफलतापूर्वक लागू किया। जब हम बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की शांति की नीति के एक दूसरे उपाय के रूप में, पहला उपाय तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी। दूसरा उपाय जो उसने अपनाया वो था कि उपाधियों और पेंशन को बंद करना, अर्थात उसने जो पुराने राजाओं को और उनके जो वंशज है उनको जो उपाधि दी जाती थी नाम मात्र की, और जिसके कारण से उनके राज्यों का अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन उनको पेंशन दे दी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो लॉर्ड डलहौजी इस प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं करता था और वो किसी भी प्रकार की उपाधि देने के पक्ष में नहीं था, किसी भी प्रकार के पुराने शासकों के वंशजों को पेंशन देने के पक्ष में भी नहीं था। तो लॉर्ड डलहौजी ने दूसरा जो उपाय अपनाया वो था उपाधियां और पेंशन को बंद करना। इसके तहत सबसे पहले कर्नाटक, सूरत के नवाब और तंजौर के राजाओं की पदवी है उनसे छीन ली गई। नाना साहब को भी पेंशन देने से मना कर दिया गया। तीसरे उपाय के रूप में उसने कहा कि लोगों की दशा सुधारने और सुशासन का बहाना बनाया। लॉर्ड डलहौजी ने कुछ क्षेत्रों को हड़पने के लिए उसने मानवतावादी एक जो कल्याण है उसका आदर्श भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत किया और उसने कहा कि कुछ इलाकों का जो शासन प्रबंध वहां के शासक के द्वारा ठीक प्रकार से नहीं चलाया जा रहा, जिसके कारण से उस इलाके में रहने वाले लोगों की दशा है वो नारकीय हो गए, बहुत ज्यादा दुखों का सामना कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए कल्याण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इस प्रकार का जो मानवतावादी जो दृष्टिकरण है वो लॉर्ड डलहौजी ने एक प्रकार से दिखावटी रूप में प्रस्तुत किया, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं लोगों की दशा सुधारने और सुशासन का देने का बहाना बना करके भी लॉर्ड डलहौजी ने कुछ भारतीय रियासतों का अधिग्रहण किया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अवध का अधिग्रहण किया था लॉर्ड डलहौजी ने, वो सिर्फ इसी आधार पर किया था कि वहां के जो नवाब है वाजिद अली साहब, वो अय्यासी में डूबे रहते हैं, जनता के सुख चिंता दुख जो झेल रही है जनता और जनता को अनगिनत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, वो नवाब वाजिद अली साहब के अकर्मण्य प्रशासन के कारण से है। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अवध के लोगों की दशा सुधारने के लिए, अवध के लोगों को सुशासन देने के लिए अवध का अधिग्रहण किया जाना संभव है और इस कारण से नवाब वाजिद अली साहब पर कुशासन का आरोप लगा करके और लोगों को सुशासन देने का वादा करके लॉर्ड डलहौजी ने अवध का भी अधिग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो लॉर्ड डलहौजी की शांतिवादी नीति के 3 स्टेप देखने को मिलते हैं। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उपाधि और पेंशन को बंद करना, और तीसरा है सुशासन का बहाना बनाना, यानी लोगों की दशा सुधारने का एक आश्वासन देकर के अधिग्रहण करना। इसके तहत 1856 ईस्वी में अवध का अधिग्रहण किया गया। अवध का अधिग्रहण कितना न्यायोचित था इसके बारे में हम अलग से एक व्याख्यान में चर्चा करेंगे, लेकिन इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा विस्तारित किया और जैसा कि मैंने कहा कि उसके उद्देश्य पूरी तरह से साम्राज्यवादी सोच है उससे परिचालित थे। अगर हम डलहौजी की नीति का मूल्यांकन करें तो ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से डलहौजी की नीति को किसी भी प्रकार से गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि डलहौजी साम्राज्यवादी सोच वाला एक गवर्नर जनरल था और उसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के गौरव में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करना था। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन के जो सामान जो तैयार हो रहे थे औद्योगिक क्रांति के माध्यम से कल कारखानों में उस सामान की ज्यादा से ज्यादा खपत भारतीय बाजारों में हो, ताकि ब्रिटेन की औद्योगिक समृद्धि हो बढ़ती रहे और ब्रिटेन का पूरी दुनिया में वैभव और समृद्धि की पताका है पूरी दुनिया में फैल जाए। इन उद्देश्यों को लेकर के लॉर्ड डलहौजी ने ज्यादा से ज्यादा इलाके को प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन में लाने का प्रयास किया। इसलिए अगर हम ब्रिटिश दृष्टिकोण से देखें तो ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों से उसकी नीति संचालित थी और जिसे किसी भी प्रकार से गलत नहीं किया जा सकता। जो एक साम्राज्यवादी शासक को, जो एक राष्ट्रीय जो सोच रखने वाले व्यक्ति को जो करना चाहिए था, डलहौजी ने ब्रिटेन के दृष्टिकोण से वही कार्य किया। लेकिन अगर
हम जब भारतीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की उसने अनदेखी की। उसको किसी भी प्रकार की भारत की बैलगाड़ी वाली सभ्यता में विश्वास नहीं था। और उन्होंने, क्योंकि भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों में यह लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति है किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है। गोद लेने के अधिकार को भारत में काफी पुराने समय से ही मान्यता थी और बहुत सारे ऐसे राजा थे, बहुत सारे ऐसे वंश थे जिसमें गोद लेने के माध्यम से शासन की परंपरा लगातार चलती रही। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस व्यवस्था पर पूरी तरह से एक विराम लगा दिया और इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की अनदेखी की गई। इसके अलावा जब अवध के अधिग्रहण की बात करें तो भारतीय संदर्भ में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और अवध की में जो बहुत सारे जो तालुकदार हैं, जो अधिकारी कर्मचारी है, वो बेरोजगार हो गए। और लॉर्ड डलहौजी की इन नीतियों की ज्यादातर भारतीय राज्यों में घबराहट की स्थिति पैदा हो गई। और लॉर्ड डलहौजी ने जब ज्यादातर भारतीय राज्यों का प्रत्यक्ष अधिग्रहण कर लिया तो इन भारतीय राज्यों पर आश्रित रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी, सैनिक, जमींदार, तालुकदार, वो सारे के सारे लोग हैं वो बेरोजगार हो गए। और ये जब बेरोजगार हो गए तो इनका रोष और आक्रोश है वो अंदर ही अंदर से उबल रहा था और जिसकी चरम परिणति कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह में देखने को मिलती है। तो काफी हद तक जो लॉर्ड डलहौजी की जो साम्राज्यवादी नीति थी वो भी 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण थी। लेकिन सिर्फ लॉर्ड डलहौजी की नीतियों को ही 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार ठहराना किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये कहा जा सकता है कि लॉर्ड डलहौजी की नीति ने उस 1857 की क्रांति के कारणों को एक प्रकार से तीव्रता प्रदान की थी। भारतीय जनमानस में जो अंदर ही अंदर से जो विभिन्न प्रकार का जो क्षोभ और आक्रोश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को लेकर के पैदा हुआ था, शासकों में, राजाओं में, जमींदारों में और तालुकदारों में, उसमें एक प्रकार से तीव्रता, आवेग या उसमें अग्नि का जो काम किया वो लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति ने किया। तो लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का जब भी हम मूल्यांकन करें तो एक तो ब्रिटेन के पर्सपेक्टिव में हमें उसका करना चाहिए और एक भारतीय संदर्भ में करना चाहिए। ब्रिटेन के पर्सपेक्टिव में लॉर्ड डलहौजी ने बिल्कुल किया और उसने अपने राष्ट्रीय गौरव की अभिवृद्धि के लिए जो भी प्रयास करने थे वो लॉर्ड डलहौजी ने किए। लेकिन भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों की अनदेखी की, भारतीय रियासतों का उसने ताबड़तोड़ अधिग्रहण किया और अवध ने, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, उसको सिर्फ कुशासन के आधार पर उसका अधिग्रहण कर लिया गया और सुशासन देने का बहाना बनाया गया। जबकि अवध के कुशासन के पीछे पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ही जिम्मेदार थी, क्योंकि अवध के नवाब के पास किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं थी, कोई सामर्थ्य नहीं थी ताकि वह लोगों की हित दुखों को दूर कर सके। तो इस प्रकार से डलहौजी की नीति का मूल्यांकन है वो किया जा सकता है। इसके लिए हमें एक व्यापक सोच की आवश्यकता है। 1857 के विद्रोह में के संदर्भ में मूल्यांकन करते समय सिर्फ डलहौजी को ही पूरा दोष देना किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है। विभिन्न प्रकार के कारणों के साथ यह भी एक कारण था जिसने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। तो इस प्रकार आज का जो हमारा जो ये व्याख्यान था कि लॉर्ड डलहौजी के अधीन ब्रिटेन का साम्राज्यवादी प्रसार वो यहीं पर समाप्त होता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की। जब हम परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की बात करते हैं तो ये बड़ा भारतीय इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर के कब आया, कितने साल तक रहा और उसने गोद जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स के तहत किन रियासतों का अधिग्रहण किया, इसके अलावा शक्ति के प्रयोग के द्वारा किन रियासतों का अधिग्रहण किया, अवध के अधिग्रहण के समय उसने किस नीति को आधार बनाया, कौन से बहाने को आधार बनाया। लॉर्ड डलहौजी की नीति के पीछे वास्तव में इस प्रकार से ज्यादा भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन में ले आने के पीछे उसकी कौन सी नीति और कौन सी सोच है वो काम कर रही थी। ये इस प्रकार के संकल्पनात्मक प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और मुझे ये विश्वास है कि आप सभी को ये व्याख्यान है वो बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ आप सभी के समक्ष आप सभी के समक्ष मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस पूरे व्याख्यान को सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।